5000 साल पहले की कल्पना कीजिए, जब इंसान पहली बार धरती से अन्न उगाने की तकनीकों को विकसित कर रहा था। बिना ट्रैक्टर, बिना खाद और बिना आधुनिक तकनीक। तब खेती कैसे होती थी? कैसे कुछ बीजों ने सभ्यताओं को जन्म दिया? आज हम उस दौर की गहराई में झांकेंगे जहां मेहनत, प्रकृति और ज्ञान का अद्भुत संगम खेती के रूप में सामने आया। यह सफर शुरू होता है जब इंसान ने जंगलों और गुफाओं से निकलकर नदियों के किनारे बसना शुरू किया। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की नील नदी और मेसोपोटामिया के उपजाऊ मैदान, इन जगहों पर खेती ने सभ्यता की नींव रखी। पर असली सवाल यह है, 5000 साल पहले खेती के इन चमत्कारों को कैसे अंजाम दिया गया? आज से 5000 साल पहले इंसान ने समझा कि जीवन के लिए नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उपजाऊ मिट्टी का वरदान भी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी के किनारे बसा मिस्र और मेसोपोटामिया की उपजाऊ भूमि, ये सभी स्थान खेती के प्राचीन केंद्र थे। यहाँ की नदियां हर साल बाढ़ लाती थीं, जो अपने साथ उपजाऊ सिल्ट ले आती थीं। ये सिल्ट मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी और किसानों को बिना किसी अतिरिक्त खाद के खेती करने की सुविधा देती थी। किसान मिट्टी की गुणवत्ता को समझने में बेहद माहिर थे। वे यह जानते थे कि किस स्थान पर कौन सी फसल अच्छी होगी। फसलों के लिए सबसे पहले उन्होंने नदियों के किनारे छोटी छोटी बस्तियां बसाईं। ये बस्तियां खेती के लिए आदर्श थीं, क्योंकि नदियों का पानी फसलों की सिंचाई और बाढ़ की उपजाऊ मिट्टी दोनों का स्रोत था। किसान पहले मिट्टी को लकड़ी के हल और बैलों की मदद से जोतते थे। इसके बाद बीजों को हाथों से खेतों में छिड़का जाता था। बारिश के पानी और नदियों से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया, जो प्राचीन तकनीकी चमत्कार थे। प्राचीन काल में खेती केवल व्यक्तिगत कार्य नहीं थी, यह सामूहिक प्रयास था। एक गांव के सभी लोग मिलकर खेतों की सिंचाई, फसल कटाई और अन्य कार्यों में सहयोग करते थे। खेती उस समय समाज को जोड़ने और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ाने का माध्यम भी थी। यह वही समय था जब गेहूं, जौ और बाजरा जैसी फसलों का जन्म हुआ। इन फसलों ने इंसान को शिकारी से किसान बनने में मदद की। यह बदलाव केवल भोजन की उपलब्धता का नहीं, बल्कि सभ्यताओं के जन्म का भी प्रतीक था। 5000 साल पहले का किसान न तो ट्रैक्टर जानता था और न ही आधुनिक औजार। उसके पास जो था वह था प्रकृति की दी हुई चीजों का समझदारी से इस्तेमाल करने की कला। खेती के लिए उपयोग होने वाले औजार बेहद साधारण लेकिन कुशल और प्रभावी थे। लकड़ी के हल, पत्थर के औजार और हड्डियों से बने उपकरण इस दौर के प्रमुख सहायक थे। इन औजारों का निर्माण स्थानीय संसाधनों से किया जाता था और इन्हें बनाने में स्थानीय कारीगरों की भूमिका अहम होती थी। लकड़ी का हल उस समय खेती का सबसे महत्वपूर्ण औजार था। इसे बनाने के लिए मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और इसे इस तरह डिजाइन किया जाता था कि वह मिट्टी को आसानी से जोत सके। बैल हल को खींचते थे और किसान इसे नियंत्रित करता था। हल की नोक जमीन में गहराई तक जाकर मिट्टी को पलट देती थी, जिससे वह बीज बोने के लिए तैयार हो जाती थी। यह हल पहली तकनीकी क्रांति थी जिसने खेती को एक नया आयाम दिया। खेती के अन्य औजार जैसे कि फावड़ा, कुदाल और दरांती पत्थर और हड्डियों से बनाए जाते थे। पत्थरों को धारदार बनाने के लिए उन्हें घंटों तक तराशा जाता था। दरांती का इस्तेमाल फसलों को काटने के लिए होता था, जबकि कुदाल और फावड़े मिट्टी खोदने और साफ करने के लिए काम आते थे। बैल उस समय मशीनों का काम करते थे। खेत जोतने से लेकर पानी खींचने और अनाज ढोने तक बैलों का इस्तेमाल हर जगह होता था। बैलों को हल में लगाकर मिट्टी को जोता जाता था। इसके अलावा सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने में भी बैल मदद करते थे। बैल और किसान के बीच एक गहरा रिश्ता था, जो सिर्फ काम तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें अपनापन और देखभाल भी शामिल थी। खेती में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 5000 साल पहले किसान नदियों और झीलों से पानी लाने के लिए नहरें बनाते थे। यह नहरें मिट्टी को गीला करती थीं और फसलों को आवश्यक पानी प्रदान करती थीं। कुछ सभ्यताओं में शादूफ जैसे यंत्रों का इस्तेमाल होता था, जो पानी खींचने का एक सरल उपकरण था। हालांकि इन औजारों का इस्तेमाल आसान नहीं था। इनके उपयोग में शारीरिक श्रम और कुशलता की आवश्यकता थी, लेकिन किसान हर कठिनाई को पार करते हुए खेती को जारी रखते थे। समय के साथ इन औजारों में छोटे छोटे नवाचार होते रहे, जो खेती को और आसान बनाते गए।
5000 साल पहले के किसान ने अपनी सरल लेकिन प्रभावी तकनीकों और औजारों की मदद से खेती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके जज्बे और मेहनत ने यह साबित किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद नवाचार और सामूहिक प्रयासों से बड़ी मुश्किलों को भी पार किया जा सकता है। 5000 साल पहले का किसान केवल मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी था। उसने यह समझ लिया था कि अलग अलग मौसमों और मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से कौन सी फसल कहाँ उगाई जानी चाहिए। खेती केवल भोजन प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, यह एक विज्ञान था जिसमें प्रकृति के चक्र और मिट्टी की संरचना का गहन अध्ययन शामिल था। उस समय उगाई जाने वाली मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, बाजरा और चावल। सबसे पहले बात करें गेहूं और जौ की। ये फसलें मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया में उगाई जाती थीं। इनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये कम पानी में भी उग सकती थीं और लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती थीं। गेहूं और जौ से रोटी और अन्य खाद्य पदार्थ बनाए जाते थे, जो उन समय के लोगों का मुख्य आहार था। इसके अलावा धान यानी चावल की खेती मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में होती थी। चावल की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत होती थी, इसलिए इसे ज्यादातर नदियों के किनारे या बाढ़ वाली जमीनों में उगाया जाता था। यह फसल उस समय के लोगों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत थी। 5000 साल पहले के किसान जानते थे कि अगर एक ही फसल बार बार उगाई जाएगी तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने फसल चक्र का तरीका अपनाया। फसल चक्र में हर साल अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। उदाहरण के लिए एक साल गेहूं या जौ बोया जाता था और अगले साल बाजरा या अन्य दालें। यह तरीका न केवल मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखता था बल्कि फसलों को विभिन्न पोषक तत्व भी प्रदान करता था। दालों की खेती फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। दाल की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ती थी, जो अन्य फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व था। इस प्रक्रिया ने मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में मदद की। फसल कटाई के लिए पत्थर की दरांती का इस्तेमाल होता था। फसल काटने के बाद इसे धूप में सुखाया जाता था ताकि अनाज सुरक्षित रहे। फिर बैलों की मदद से अनाज को भूसे से अलग किया जाता था। कटाई के बाद अनाज को मिट्टी के बड़े बर्तनों या गोदामों में भंडारित किया जाता था। ये गोदाम ठंडी और सूखी जगहों पर बनाए जाते थे ताकि अनाज लंबे समय तक खराब न हो। यह भंडारण तकनीक उस समय के किसानों की दूरदर्शिता को दिखाती है। किसान मौसम की चाल को समझने में माहिर थे। वे जानते थे कि बारिश के मौसम में कौन सी फसल अच्छी होगी और गर्मी या सर्दी में कौन सी। यह ज्ञान उनके लंबे अनुभव और प्रकृति के साथ जुड़ाव से आया था। मानसून की बारिश फसलों के लिए वरदान थी और बारिश के अभाव में सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती थी। 5000 साल पहले का किसान न केवल मेहनती था बल्कि प्रकृति के नियमों को समझने और उनका सम्मान करने वाला वैज्ञानिक भी था। फसल चक्र, फसलों का भंडारण और मौसम के हिसाब से खेती करने की कला ने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों के बावजूद ज्ञान और दूरदर्शिता के बल पर खेती को सफल बनाया जा सकता है। आज की उन्नत तकनीकों की जड़ें उन्हीं प्राचीन विधियों में छिपी हैं। 5000 साल पहले खेती केवल जीविका का साधन नहीं थी, यह समाज और संस्कृति का केंद्र थी। खेती ने लोगों को एकजुट किया, सभ्यताओं को आकार दिया और इंसानी रिश्तों में सामूहिकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया। हर खेत सिर्फ अनाज उगाने का स्थान नहीं था, वह सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। प्राचीन काल में खेती का कार्य व्यक्तिगत नहीं था, यह सामूहिक प्रयास था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे। कोई हल चलाता था, कोई बीज बोता था तो कोई सिंचाई करता था। बड़े कार्य जैसे नहरों की खुदाई, खेतों की बाड़ लगाना या फसलों की कटाई सामूहिक रूप से किए जाते थे। यह आपसी सहयोग न केवल काम को आसान बनाता था बल्कि सामाजिक बंधनों को भी मजबूत करता था। खेती सिर्फ पुरुषों का काम नहीं था, महिलाएं और बच्चे भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाते थे। महिलाएं बीजों को संभालती थीं, फसलों की कटाई के बाद अनाज अलग करती थीं और भंडारण का ध्यान रखती थीं। बच्चे छोटे कामों में मदद करते थे और खेती की प्रक्रिया को देखते हुए सीखते थे। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। खेती और त्योहारों का गहरा संबंध था। हर फसल के साथ एक उत्सव जुड़ा होता था। फसल कटाई के बाद लोग मिलकर त्योहार मनाते थे, जिसमें नृत्य, गीत और सामूहिक भोज का आयोजन होता था। ये त्योहार न केवल खुशी का प्रतीक थे बल्कि मेहनत और सफलता का जश्न भी थे।
सिंधु घाटी और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में कई त्योहारों की शुरुआत खेती से जुड़ी थी। जैसे बारिश के मौसम की शुरुआत पर किसान वर्षा पर्व मनाते थे और फसल की कटाई के बाद धान्य उत्सव। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि समाज को जोड़ने वाले अवसर भी थे। प्राचीन समाजों में खेती ने सामाजिक संगठन को जन्म दिया। गांवों के नेता, जिन्हें मुखिया या पुरोहित कहा जाता था, खेती से जुड़े निर्णय लेते थे, जैसे किस भूमि पर फसल बोई जाएगी, सिंचाई का प्रबंधन कैसे होगा और फसल का वितरण कैसे होगा। यह सामूहिक निर्णय प्रणाली समाज को संगठित और संतुलित बनाए रखती थी। खेती से प्राप्त अनाज का एक हिस्सा पूरे गांव के लिए संरक्षित किया जाता था। यह साझा भंडारण प्रणाली अकाल और आपातकालीन स्थितियों में सभी की मदद करती थी। खेती ने व्यापार को भी बढ़ावा दिया। किसान अपनी अतिरिक्त फसलें दूसरे गांवों और शहरों में ले जाकर बेचते थे। बदले में उन्हें औजार, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं मिलती थीं। इस आदान प्रदान ने सभ्यताओं के बीच संबंधों को मजबूत किया और आर्थिक गतिविधियों को जन्म दिया। प्राचीन काल में खेती परिवारों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने का एक माध्यम थी। पूरा परिवार खेती के कामों में हिस्सा लेता था, जिससे आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ता था। खेती ने परिवारों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त किया, बल्कि भावनात्मक रूप से भी जोड़ा। 5000 साल पहले खेती केवल अन्न उत्पादन का साधन नहीं थी, यह समाज, परिवार और सभ्यता को जोड़ने वाली कड़ी थी। सामूहिक प्रयास, त्योहार और आपसी सहयोग ने खेती को एक सांस्कृतिक गतिविधि में बदल दिया। यह दिखाता है कि खेती केवल मिट्टी और अनाज की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।